हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे। उन तीनों पार्टों के बीच में आपने डिफरेंस किया था। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा नेक्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। आज लार्ज इंटेस्टाइन को हम डिस्कस करेंगे। तो राइट डाउन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन है, बट एक्चुअली में ये लार्ज नहीं है। ये लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है, बट विड्थ में स्मॉल इंटेस्टाइन से ये थोड़ी सी चौड़ी होती है। तो इट इज स्मॉलर है, तो ये स्मॉलर बट वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लेंथ होती है वो इट्स लेंथ इज अबाउट 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। एंड विड्थ इज अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की थी, कितनी थी वो 6 मीटर, और उसकी जो विड्थ थी वो अगर देखी जाए तो 3.5 to 4.5 सेंटीमीटर थी। लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल से काफ़ी छोटी है। वो 6 मीटर की थी, ये केवल 1.5 मीटर की है। दूसरा एंड विड्थ ये 5 to 6 सेंटीमीटर की है, उसकी 3.5 to 4 सेंटीमीटर। तो काफ़ी इसमें डिफरेंस है। इट्स शेप इज लाइक क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क जो होता है इस तरीके की ये शेप अपनी बनाती है। एंड सराउंड, किसको सराउंड करती है ये? एंड सराउंड मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मास है पूरा, उसके चारों तरफ ये फैली हुई है, उसको घेरती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। लार्ज इंटेस्टाइन फर्दर कंसिस्ट 3 कह लीजिए या 4 कह लीजिए। जो एनल कैनाल है उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अगर उसको शामिल करते हैं तो 4 हो जाएंगे, नहीं तो हम रेक्टम तक अगर देखेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो कंसिस्ट 4 पार्ट्स। आप 4 पार्ट्स लिख लीजिए। कौन कौन से हैं वो 4 पार्ट्स देखेंगे? जैसे नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलन, नंबर 3 रेक्टम, और नंबर 4 जिसकी हम बात करने लग रहे थे एनल कैनाल। ये इसका 4th पार्ट है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन मार्क से स्ट्रक्चर है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये घेरे हुए है। इस तरीके से ये हम इसकी ये क्वेश्चन मार्क जैसी स्ट्रक्चर बनाने लग रहे हैं, और ये हाईली कंस्ट्रिक्टेड है। देखिए, यानी कि इस तरीके की शेप होती है, और ये ऊपर बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा अंदर की तरफ, तो इसको ये कंस्ट्रिक्शन शो करती है अपने अंदर, यानी कि इसकी स्मूथ बाउंड्री नहीं होती। अब ये जो पार्ट है ये इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट।
सिक्कम, ये जो सिक्कम, फिर यहां से लेके ये पूरा जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? कोलन। ये कौन सा पार्ट है? कोलन। और कोलन के बाद ये हमारा हो जाएगा रेक्टम। क्या हो जाएगा? रेक्टम। और फिर ये है वो एनल कैनाल। एनल कैनाल। तो ये पार्ट है 4, फर्स्ट सिक्कम, सेकंड कोलन, थर्ड रेक्टम और फोर्थ एनल कैनाल। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं सिक्कम। देखो, जो ये सिक्कम है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? फर्स्ट। और ये जो भोजन है वो कहां से रिसीव करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से। यानी कि ये यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस सिक्कम के अंदर ऐसे खुलती है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये कौन सा पार्ट है? फर्स्ट। दूसरी बात, इसकी जो लेंथ है वो 6-7 सेंटीमीटर की होती है। इसकी हम अगर सिक्कम की लेंथ देखें, वो 6 to 7 सेंटीमीटर की ऑब्जर्व की गई है। और इस सिक्कम के ऊपर जहां ये कौन सा पार्ट है? इलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? इलियम। और ये कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन का सिक्कम। इन दोनों के जंक्शन के ऊपर एक वोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, 7-8 सेंटीमीटर की एक वोन लाइक स्ट्रक्चर होती है। उसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। तो ये जो इलियम और जो सिक्कम का जो जंक्शन है, उसको इलियो सिक्कम जंक्शन बोलते हैं, वहां पर होती है। यानी कि इलियो यानी कि इलियम का, सिक्कम यानी कि सिक्कम और इलियम जहां पर दोनों जुड़ते हैं, इलियो सिक्कम जंक्शन बियर a 7 to 8 centimeter long worm like structure। worm like structure, एक ये worm like structure है, उसको हम क्या कह रहे हैं? called appendix। और उसका नाम है अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी बोल देते हैं इसको, पूरा नाम वर्मीफॉर्म। क्यों? क्योंकि ये कीड़े लाइक स्ट्रक्चर होती है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये मैं आपको बताऊं, ये कौन सा ऑर्गन है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि जब मनुष्य पहले भोजन पका के नहीं खाता था, कच्चा भोजन खाता था, हर्बीवोर्स था, तो ये फंक्शनल थी और डेवलप्ड थी। आज भोजन मनुष्य पका के खाने लगा तो इसका फंक्शन धीरे धीरे क्या हो गया? रिड्यूस। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये भी अपने उसमें स्ट्रक्चर में रिड्यूस होगी और इसका फंक्शन अब नहीं रहा। इसलिए जो ऑर्गन पहले फंक्शनल और डेवलप होता है और अब वो फंक्शनल और डेवलप नहीं है, उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। हालांकि हर्बीवोर्स में ये जो और दूसरे हर्बीवोर्स एनिमल हैं, उनमें ये अब भी काफ़ी डेवलप है, बट हमारे अंदर क्या है? ये वेस्टिजियल ऑर्गन। कई बार इस अपेंडिक्स में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपेंडिक्टाइटिस। यानी कि ऐसी कंडीशन जब अपेंडिक्स में क्या हो जाए? इन्फेक्शन। व्हेन इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? अपेंडिक्टाइटिस।
तो उसमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी, माइनर सी सर्जरी, और इसको यहाँ से काट देंगे, कट कर देंगे, थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन करके अपेंडिक्स को सिकम पार्ट से रिमूव कर देंगे, तो उसको अपेंडिकाइटिस जो इन्फेक्शन था वो ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन में पेनफुल कंडीशन होती है, यानी कि काफ़ी पेन होता है, तो वो इस ऑपरेशन के तहत इस अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया जाता है। दूसरा पार्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या है, कोलन, वो दूसरा पार्ट है कोलन। तो इसकी कुछ बातें, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोलन है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये मान कर चलो कि ये 5-6 सेंटीमीटर का हमारा सिक्कम होता है, और 12 से 15 सेंटीमीटर का हमारा ये रेक्टम होता है। तो 12 से 15 सेंटीमीटर का रेक्टम, 6-7 सेंटीमीटर का सिक्कम, उसके बाद जो सारी लेंथ है वो किसने ऑक्युपाई कर रखी है, कोलन ने। तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आप देख ही रहे हैं किसके अंदर है, ये किसके बीच में है, सीकम और रेक्टम के बीच में है। और इसके फर्दर फिर कितने पार्ट हैं, फर्दर कंसिस्ट, देखो ये वाला जो कॉलन है, ये वाला, इसको असेंडिंग कॉलन कहेंगे, ये ऊपर की तरफ असेंडिंग कॉलन, असेंडिंग कॉलन, इसको असेंडिंग कॉलन कहेंगे। अब जो ये वाला है, ये इधर वाला जो ट्रांसवर्स जो है, तो उसका नाम हो जाएगा ट्रांसवर्स कॉलन। और फिर ये जो नीचे वाला जो ये पार्ट जो आने लग रहा है कॉलन का, इसको डिसेंडिंग कॉलन कहेंगे, डिसेंडिंग कॉलन। और फिर ये एस शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे, तो इसको हम सिग्मोइड कॉलन कहेंगे, सिग्मोइड कॉलन। यानी कि कॉलन के 4 पार्ट हैं, पहला कौन सा है, असेंडिंग, फिर ट्रांसवर्स, फिर डिसेंडिंग, और फिर सिग्मोइड कॉलन। अब ये सिग्मोइड कॉलन है 4, और उसके बाद फिर ये रेक्टम आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखो कॉलन की क्या विशेषता है, इसकी 2 बातें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक बात तो क्या है, इसके पास किसी भी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं, अब्सेंट्स, एक बात। दूसरा, किसी प्रकार के फोल्ड्स नहीं होते, सर्कुलर फोल्ड्स भी क्या हैं, अब्सेंट। एक तो ये बात, ना तो कोई फोल्ड होते और ना ही किसी प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती। हाँ, इसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया की टाइप है एस्चेरिचिया कोलाई, कौन से बैक्टीरिया, ई कोलाई। ये बैक्टीरिया इस कोलन पार्ट के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन के बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि तो कोलन का क्या रोल हुआ, सिंथेसिस ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के विद द हेल्प ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। आप सोचते होंगे ये बैक्टीरिया इसके अंदर है तो कोई नुकसान पहुंचाते होंगे, नहीं। हम हाई क्लास में भी पढ़ेंगे, ये बैक्टीरिया एक म्यूचुअल गठबंधन बना के रहते हैं। ये यहाँ से कोलन पार्ट से भोजन ले लेते हैं, उसके बदले में हमें ये विटामिन बना के दे देते हैं। वो हार्मफुल नहीं होते, ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं ताकि ये विटामिन बना सके। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट, कोलन। अब हम आते हैं रेक्टम के पास।
जो अगला हमारा पार्ट है वो क्या है, रेक्टम। ये एक चैम्बर लाइक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है रेक्टम। ये कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। आपको मैंने बताया था कि एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, इसका जो साइज है, साइज ऑफ जो रेक्टम है वो ये मान लें 12 इंटू 15 सेंटीमीटर के करीब है, यानी कि एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, यहाँ इसके अंदर ग्लैंड तो कोई नहीं होती, बट ये विशेष प्रकार का एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करता है, उसको म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूकस इज प्रोड्यूस्ड हियर। यहाँ पर एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, ये जो रेक्टम की जो इनर वॉल है ये एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस रिलीज करती हैं। वो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस क्या कहलाता है, म्यूकस। और ये म्यूकस जो फीकल मैटर होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में मदद करता है। यानी कि किस में मदद करेगा, हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। जो भोजन हमसे डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको ये बेटा बाहर निकालने में क्या करेगा, मदद, ये म्यूकस इसके अंदर। दूसरी, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पर स्टोर होगा, इस रेक्टम के अंदर ही। यानी कि इसकी एक और क्या विशेषता है, इट हेल्प इन टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर। में FAECAL, फीकल मैटर हम किसको कह रहे हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को। यानी कि फीकल मैटर का क्या मतलब होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड हमसे डाइजेस्ट नहीं हो उसको फीकल मैटर कहते हैं। उसको कुछ समय तक ये टेम्परेरीली स्टोर करके रखता है, इसलिए थोड़ा सा चैम्बर क्या है, बड़ा है। क्लियर। तो ये हमारा जो रेक्टम है, तो ये फीकल मैटर को बाहर निकालने में भी मदद करता है और कुछ समय तक उसको स्टोर करने में भी मदद करता है। इसका साइज इतना है। और ये तीसरा पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। एक और बात, यहाँ पर जो विटामिन बी, वही कॉम्प्लेक्स, विटामिन के, थायमीन एक्सेट्रा, ये भी यहाँ पर बनते हैं, इसके अंदर ये भी बनते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं। बनने के साथ साथ एब्जॉर्ब, कौन से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के और थायमीन, यहाँ बने भीगे और एब्जॉर्ब भी होंगे। तो ये इसका क्या है, मुख्य फंक्शन। अब हम आते हैं एनल कैनाल। एनल कैनाल के ऊपर, एनल कैनाल एक 4-5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। देखें, जैसे ये हमारा रेक्टम हुआ और ये एनल कैनाल, देखें ध्यान से, एनल कैनाल। तो इसकी कितनी लेंथ है, इट्स जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है, ये वाली। और ये किसमें खुलती है आगे चल के, इट ओपन इनटू एनस, और ये एनस के अंदर खुल जाती है। जो टर्मिनल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, वो बेटा क्या है, एनस, उसमें खुल जाती है ऐसे। कई बार आपने देखा ये क्या काम करती है, हेल्प इन पासिंग, पास करती है। पास करने के लिए जो फीकल मैटर था हमारा, फीकल मैटर एनल कैनाल पास करेगी फीकल रेक्टम से एनस की तरफ, फ्रॉम
रेक्टम टू एनस पास करेगी, यानी कि रेक्टम से एनस की तरफ पास करने में एनल कैनाल का बड़ा रोल है। यहाँ पर एक वेन होती है, इस एनल कैनाल के पास एक वेन होती है, उस वेन का नाम है एनल वेन। कई बार ये जो एनल वेन है, कई बार इसमें इम्प्योर ब्लड इन्फेक्शन के कारण इसमें इम्प्योर ब्लड ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि जो गंदा खून जब इस एनल वेन के अंदर इकट्ठा होता है तो एक पेनफुल कंडीशन अराइज होती है। उस पेनफुल कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पेनफुल कंडीशन को पाइल्स कहेंगे हम, यानी कि पाइल्स कंडीशन। पाइल्स देखें ध्यान से, यानी कि इसकी दीवार के साथ एनल कैनाल की वॉल के साथ एक वेन होती है, उसको एनल वेन कहेंगे। उसमें इम्प्योर ब्लड इन्फेक्शन के कारण कई बार इकट्ठा हो जाता है, वो पेनफुल कंडीशन कोज करता है, उस पेनफुल कंडीशन को पाइल्स कहेंगे। इसको भी माइनर सर्जरी से यहाँ इसको एक चीरा लगा के और इस इम्प्योर ब्लड को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके कारण वो पेनफुल कंडीशन रिमूव हो जाती है ऐसे। तो ये हमारा क्या था? एनल कैनाल। यहाँ से भोजन एनस की तरफ बाहर भेजना है तो एनल कैनाल। तो एनल कैनाल एनस को और रेक्टम को जोड़ने का काम करती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। और फिर लास्ट पार्ट है एनस। ये इट इज द लास्ट या टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल। जो पहले वाली ओपनिंग क्या थी? वो माउथ, और माउथ उसके बाद ये लास्ट क्या पहुंचा? एनस। टर्मिनल ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल की जो लास्ट या टर्मिनल जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? एनस। फ्रॉम हियर यहां से क्या हो जाएगा? फीकल मैटर इज पास आउट। फीकल मैटर जो है वो पास आउट, यानी कि यहां से जो फीकल मैटर है वो बाहर की तरफ पास आउट कर दिया जाएगा। एक और बात मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर स्पिंचर्स होती हैं एनल कैनाल के अंदर, एनस से ऊपर स्पिंचर होती हैं, वॉल होती हैं। ये वॉल वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करती हैं। जो बाहर की तरफ है उसको एक्सटर्नल स्पिंचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? एक्सटर्नल स्पिंचर मतलब वॉल। स्पिंचर कहो या वॉल कह दो, इसको वॉल भी बोल सकते हैं। और इसको बोलेंगे इंटरनल स्पिंचर। इसको इंटरनल बोलेंगे। इन दोनों के मैकेनिज्म की मदद से ही जो फीकल मैटर है वो रेक्टम से एनस की तरफ आ पाएगा। और जो रेक्टम है उसके अंदर स्पिंचर मसल्स होती हैं। कौन सी मसल? स्पिंचर मसल्स। ये जब डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो फीकल मैटर इजेशन के दौरान बाहर निकाला जाता है बेटा। तो ये एनल कैनाल के अंदर दो स्पिंचर और एनस के अंदर स्पिंचर मसल्स आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, और ड्यूरिंग इजेशन या डिफेकेशन वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप सबको पता है। क्या कहते हैं उसको? आपने 10th क्लास में भी देखा, इजेशन कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? इजेशन या डिफेकेशन। इजेशन या डिफेकेशन इसको हम कहेंगे। आज हमने पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
कंप्लीट कर लिया है। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले कौन सा पार्ट था? माउथ, माउथ से बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से फेरिंक्स, फेरिंक्स से इसोफेगस, इसोफेगस से स्टमक, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, और बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से लास्ट में हमने क्या किया? लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये पूरा ट्रैक, ये पूरा रास्ता डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहलाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो अब तक हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो क्या हो चुका है? कंप्लीट, राइट। अब हम इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कल हिस्टोलॉजी करेंगे, यानी कि इसको इंटरनल सेक्शन करेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को किसी भी पार्ट पर अगर काट के देखते हैं तो इसकी दीवार के अंदर कौन कौन सी लेयर्स हैं, किस प्रकार की मसल्स हैं। तो अगले टॉपिक में वी विल डिस्कस हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, कि इसके दीवार के अंदर किस किस प्रकार की कंपोजिशन है। फिर उसके बाद हम करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। थैंक्स।